एग्जाम्स हो या वॉर, प्रिपरेशन कई सालों की हो सकती है, लेकिन सच ये है कि ये दोनों ही आखिरी के कुछ महीनों में जीते जाते हैं। आखिरी कुछ दिन ये डिसाइड करते हैं कि आप हार जाओगे, एस्पिरेंट रहोगे या फिर फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लास्ट 90 टू 100 डेज या 70 डेज की स्ट्रेटजी जो आप यूज़ कर सकते हो अपने मार्क्स मैक्सिमाइजेशन के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन यू आर नॉट एब्सोल्युटली बिगिनर। कुछ तो आप पढ़ ही चुके हो एंड आप रिसेंट जो प्री आने वाला है वो अपियर होने वाले हो। आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की नीड है फ्रॉम स्टडिंग एवरीथिंग टू मैक्सिमाइजिंग मार्क्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास रियल में टाइम कितना है। मान लो मैं कहूँ कि 100 दिन बाकी हैं या 90 डेज बाकी हैं, राइट? तो उसमें से 10 दिन तो आप सिर्फ इसके लिए निकाल दो जो आपके वेस्ट हो जाएंगे। कभी हेल्थ इशू हो सकते हैं, कभी इमोशनल हो सकता है, कभी कुछ और रीज़न हो सकते हैं, राइट? अब मैं ऑन एन एवरेज अगर 10 से 12 से 13 घंटे 14 घंटे डेली पढ़ूँ एंड इफ़ आई कैन टारगेट कि मैं 1000 आवर्स पढ़ सकता हूँ, रूल ऑफ 1000 आवर्स अगर आप फॉलो कर गए तो फिर ये मान के चलो कि आप फाइनली लिस्ट में अपना नाम ले आओगे। 1K आवर्स इज़ द रूल। पेन भी आज नहीं चलेगा ये। तो उसमें आपका जो रोल होना चाहिए, 500 आवर्स आपको प्रैक्टिस के लिए देने हैं, 300 घंटे के आसपास आप रिवीजन के लिए दे सकते हो। इससे भी ज़्यादा अगर प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए दे सकते हो देन वेल एंड गुड। 200 घंटे आप न्यू चीज़ें पढ़ सकते हो, इसमें आप मान के चलो करंट अफेयर्स और वीडियोस, स्ट्रेटजी सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन को आप 4 फेज में डिवाइड करो एंड आई विल सजेस्ट कि 4 के बदले 3 फेज में इस प्रिपरेशन को आप कर दो तो बहुत बढ़िया। फेज 1 और 2 दोनों को आप एक ही फेज में इंक्लूड करो। सबसे पहले मोस्टली जो हम करेंगे कि हम अभी भी ये कहेंगे कि चलो पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। आप कंप्लीशन के बदले स्टार्ट करो पीवाईक्यू बेस्ड कंप्लीशन। जब आप बुक लेके बैठते हो तो हमेशा उसके जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं, उनको लेकर बैठो। इस पूरे फेज में आप अपना जो सिलेबस लेफ्ट ओवर है उसको कंप्लीट कर लो। अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ये नहीं कि 100% सिलेबस के शॉर्ट नोट्स बना लिए। जो चैप्टर्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं या फिर रिवीजन में डिफिकल्ट हैं उनके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। हाई यील्डिंग टॉपिक की लिस्ट इस कोर्स में दी हुई है, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो ये जैसे इन्वायरमेंट में ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होने चाहिए, राइट? मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। एंशिएंट मिडिवल में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, राइट? तो इस तरह से आईआर हो गया, मैप हो गया, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, टेक, गवर्नेंस। तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स आप यहाँ से नोट डाउन कर लो। आपको जो करना है इस फेज में, जो भी छूट गई चीज़ें वो कंप्लीट कर लो, प्लस जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनके 10-12 साल के पीवाईक्यू तो कर लो, ठीक है? आपको 10 से 12 घंटे का जो टारगेट है वो अचीव करना चाहिए और मिनिमम 2 से 3 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ो। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। हालांकि मेरे लिए ये अप्रोच नहीं चलती। मैं जब एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठता हूँ तो लगातार उसको कंप्लीट करने में भरोसा रखता हूँ, ठीक है? तो आप अगर इस फेज़ 1 और फेज़ 2 को कंसोलिडेशन अपने नोट्स कंसोलिडेशन में लेके जाते हो एंड पीवाईक्यू डोमिनेटेड स्टेट बनाते हो। बेसिकली जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो, सपोज मैंने किसी बुक का चैप्टर 10 पढ़ा तो इमीडिएटली मैं उसके क्वेश्चंस कर लूँगा। अगर मैं चैप्टर 10 पहले से पढ़ चुका हूँ तो मैं उसके पीवाईक्यूज करूँगा एंड उनके सॉल्यूशन पढ़ते हुए या सॉल्व करते हुए उस चैप्टर में से रेलेवेंट पैराग्राफ रिवाइज कर लूँगा। तो ये मेरे फेज़ 1 और फेज़ 2 होने चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए, आप कितनी भी प्रिपेयर्डनेस के साथ हो, 50 से 100 एमसीक्यू पर डे। 100 तो नहीं हो पाएंगे, मैं मान के चल रहा हूँ इस फेज में। 50 एमसीक्यू पर डे जरूर दो और वीकली एक टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है? टेस्ट में भी फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट अवॉइड करो, जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं उन्हें हम सेक्शनल टेस्ट कहते हैं, तो उनको अवॉइड इसलिए करना चाहिए। अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हो तो उनकी नीड नहीं पड़ेगी। एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए जब भी आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, तो सिली मिस्टेक्स की एक नोटबुक आप बनाओगे जिसमें आप कुछ चीज़ें नोट करोगे। पहला, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कहाँ आप कर रहे हो, दूसरा सिली मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो, फिर गेसवर्क में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, फिर टाइम प्रेशर में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। यूट्यूब पे ये वीडियो है MSGP प्लेलिस्ट में, हाउ टू रिड्यूस सिली मिस्टेक्स इन प्रीलिम्स। ये वैलिड है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी साल में वैलिड है। प्लस एक चीज़ और करोगे, अगर आप 10% पढ़ रहे हो तो रिवीजन का जो मैंने आपको रेशियो बताया, 90% आपका पीवाईक्यू प्रैक्टिस या फिर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस या फिर जो रिवीजन प्रैक्टिस है उसमें जाना चाहिए। अब फेज 3, ये दिन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कब किस फेज में आपको एंटर करना है।
PYQ बेसिकली जो सेक्शनल टेस्ट है, PYQ, या फिर अगर आप PYQ के प्रेमी नहीं हो तो फिर सेक्शनल टेस्ट में आप जा सकते हो। उसके बाद आना है फुल लेंथ टेस्ट। ये PYQ से रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि PYQ में मोस्टली चीज़ें हमें पता होती हैं, या फिर हमने कभी ना कभी क्लासेस में या वीडियोज़ में उनको देख लिया होता है, तो वो हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे अगर हम PYQ के थ्रू फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट करने का ये तरीका है कि या तो आप जो नॉन CSE प्रीलिम्स हैं वो रिसेंट 2 साल के क्वेश्चंस आप उठा के करो। उसका बेनिफिट ये होगा, जैसे UPSC 2024 में इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें इनाम गांव एक चालकोलिथिक साइट है। UPSC प्री से कुछ टाइम पहले CDS का प्री होता है जिसमें जोरवे कल्चर का क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉट इवन क्वेश्चन नंबर 2। इसका जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा ये एक चालकोलिथिक साइट है। दूसरा, जब इसके आप की साइट्स पढ़ोगे तो इसमें इनाम गांव आपको दिख जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये है, क्योंकि ये नए क्वेश्चंस हैं तो आप इसे फुल लेंथ टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। रिसेंट 2 साल के जो UPSC के एग्जाम्स हैं, जैसे CDS हो गया, CAPF हो गया, NDA हो गया, लगभग 20 पेपर होंगे, फुल लेंथ टेस्ट की तरह कर जाओ। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो जो MSGP PYQ का कोर्स है, इसमें हमने पिछले साल से CDS NDA ये सारे एग्जाम्स ऐड कर दिए थे। यहाँ पे आप MSGP को ऑल्टरनेटिव टू टेस्ट सीरीज यूज़ कर सकते हो। इसी फेज़ में आपको वीक एरियाज़ पे भी काम करना है। वीक एरियाज़ मतलब जो हम भूल जाते हैं या कॉन्सेप्चुअली डिफ़िकल्ट है या फिर वीक सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऐसे किसी के लिए इकोनॉमी एक वीक एरिया हो सकता है। उसमें आप ये देखोगे कि आपके लिए वीक है बट क्या एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा इकोनॉमी सब्जेक्ट आपका वीक एरिया है, इसका मतलब आप प्रॉब्लम में हो। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, उसको सॉल्व करना, मान लो मेरा इकोनॉमी वीक सब्जेक्ट था जब मैं पढ़ता था, तो इसको मैंने इम्प्रूव कैसे किया। लास्ट 40-45 ईयर्स के PYQs हम कर गए। कितने क्वेश्चंस होते हैं 45 ईयर, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख लो किस में कितने क्वेश्चंस पूछे। जैसे इकोनॉमी में 470 क्वेश्चंस। कुछ लोग कहेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चन IR में भी है, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी है। तो ओवरऑल ये आपकी लिस्ट है। टॉप करता है इस लिस्ट को साइंस एंड टेक। साइंस टेक में सबसे ज़्यादा PYQs पूछे हुए हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं। इन्वायरमेंट और इकोनॉमी उसके बाद आते हैं। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट इकोनॉमी के बराबर है। मैप्स, एग्रीकल्चर एंड IR ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी प्रिपरेशन में। लेकिन वीक एरिया जब आपको प्रिपेयर करना है, मान लो मुझे इकोनॉमी प्रिपेयर करना है, तो मैं 470 या 500 क्वेश्चन जो है मेरे इकोनॉमी के और रिलेटेड सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चर यहाँ से प्रिपेयर कर लूँगा। प्लस मान लो एक 550 क्वेश्चन की कोई बुक मुझे मिल गई, या रमेश सिंह की मुझे 1500 क्वेश्चन की बुक मिल गई, तो मैं वो प्रैक्टिस कर लूँगा। तब भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो मैं किसी कोचिंग के 2-3 फुल लेंथ टेस्ट इकोनॉमी के उठा लूँगा, वो प्रैक्टिस कर लूँगा। तो वहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप। तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके वीक एरियाज नहीं रह सकते, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम है। दूसरा, वो वीक एरियाज जिसमें सबको दिक्कत होती है, जैसे सिटीजनशिप के चैप्टर में सबको दिक्कत होती है, डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है उसमें सबको दिक्कत हो सकती है, तो वो आप छोड़ दोगे। कॉस्ट वेटेज भी देखोगे, 80-20 प्रिंसिपल की 80% मेहनत करके अगर 20% रिजल्ट आ रहा है और 20% मेहनत करके 80% रिजल्ट आ रहा है, तो फिर आपको समझना चाहिए क्या करेंगे। एंड जो फाइनल फेज होगा उसमें आप अपने जो भी नोट्स बनाए हैं वो आप रिवाइज करो। कोई नोट्स मत बनाओ। लोग क्या करते हैं इस टाइम में शॉर्ट नोट्स बहुत बनाते हैं एग्जाम से जस्ट पहले, कि एग्जाम से 2 दिन पहले कर लेंगे। रिवीजन में एक चीज़ और आप ध्यान रखोगे, जो इस फेज में आपने सिली मिस्टेक्स की एक बुक बनाई थी वो करोगे। एंड एग्जाम सिमुलेशन के लिए 3 से 4 फुल लेंथ टेस्ट दोगे। एग्जाम सिमुलेशन हमेशा एग्जाम की जो वेदर कंडीशन में हो, जिस सिटी में आपको एग्जाम देना है उस हिसाब से दो। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो एंड लू चलने के चांसेस हैं, तो फिर आप घर के खिड़की दरवाजे खोल के अपने सिर पे साफा या चुन्नी बांध के पानी की बोतल पास में रख के प्रैक्टिस करोगे। दिन में घूम के आओ बाहर, उसके बाद CSET का पेपर दो, फिर देखो कैसा लगता है, तो आपको समझ में आएगा एग्जाम सिमुलेशन रियल में होता क्या है। तो एग्जाम सिमुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। डेली परफॉर्मेंस आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, लोगों ने बताया हुआ है। बस मैं इसमें ये कहूँगा, जो भी कोर सब्जेक्ट है रिवीजन करना है या तो PYQ के नोट्स रिवाइज करने हैं, तो फिर फ्रेश माइंड है, मैक्सिमम यहाँ करो। मेरा आफ्टरनून में प्रैक्टिस करने से पहले मैं क्या करता था कि 9:30 जो एग्ज़ाम टाइम है, 9:30 to 11:30, उस टाइम पे प्रीलिम्स का पेपर ज़रूर दूंगा जो फुल लेंथ टेस्ट है। अगर आप रोज़ इस टाइम पे फुल लेंथ टेस्ट दे गए तो ठीक है, बट वो एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप वीकली फुल लेंथ टेस्ट जब भी दो तो उसी टाइम पे दो। इवनिंग का टाइम आप रिवीजन और PYQ के रख सकते हो। नाइट का जो टाइम है इसको मैप्स के रिवीजन के लिए ज़रूर रखो। मैप्स का वेटेज अभी हमने देखा कितना है, 600 से ऊपर। हाईएस्ट क्वेश्चंस मैप्स, एग्रीकल्चर और IR को मिला के हो सकते हैं।
ठीक है। तो मैप्स जब आप पढ़ोगे तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, 15 मिनट फॉर वर्ल्ड, 15 मिनट फॉर इंडिया। जब आप वर्ल्ड पढ़ो तो उसमें एक कॉन्टिनेंट डिवाइड कर लो, मान लो आप अमेरिका पढ़ रहे हो, नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हो, तो 15 मिनट का हाफ, 7 से 8 मिनट पॉलिटिकल, 7 से 8 मिनट फिजिकल। देन जो मैंने 20-20 50-50 सीरीज टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो कर लो, रात में सोने से पहले 1 घंटा एनफ है। अब हम बात करते हैं मार्क्स कैसे इंप्रूव करें। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। देखो 100% सिलेबस हम नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। रिवीजन आपकी न्यू स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। PYQs कोचिंग के नोट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। एलिमिनेशन टेक्निक्स, बहुत लोग कहते हैं अरे हैं ये तो एग्जाम में काम नहीं करती, दैट इज़ गुड, बट ये आपका स्कोर 15 से 20% इंक्रीज करती है। कट ऑफ में सभी का इंक्रीज कर रही है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप पीछे हो, ठीक है। और नंबर ऑफ टेस्ट मत काउंट करो, एनालिसिस देखो। हो सकता है आप अगर एक टेस्ट देने में 2 घंटे या 3 घंटे लगा रहे हो तो उसके एनालिसिस में आपको 8 से 10 से 15 घंटे लग जाए। एंड फाइनली आपको एनर्जी मैनेजमेंट करना चाहिए। अब जब आप स्कोर इंक्रीज करने की बात कर रहे हो तो जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो तो 4 राउंड स्ट्रेटजी अपनाओ, जिसमें राउंड 0 आपका 10 से 15 मिनट में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट राउंड ये होगा। इस राउंड में आप क्या करोगे, मैं पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक देख जाऊंगा। एक तो मुझे आइडिया लग जाएगा पेपर में सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। दूसरे जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे, जैसे गांधी जी का हरिजन पैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, या ईवी रामास्वामी नायकर का क्वेश्चन आ गया, या क्रिस्पर 9 का आ गया क्वेश्चन, तो मुझे पता है कि इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी। इमीडिएटली 15 मिनट में मेरे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 15 मिनट में मैं 30 से 40 मार्क्स पे बैठा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा। यहाँ पे मुझे ना कोई एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, ना मुझे दिमाग चलाना है। इजी क्वेश्चन हम राउंड 1 में करेंगे। राउंड 0 में जो देखते ही आपने कहा क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर डी, बस ये करना है। तो इस 15 मिनट में आप ऑलमोस्ट हाफ नहीं तो 40% ऑफ कट ऑफ पे बैठे हो। उसके बाद 1 घंटे आप राउंड 1 या राउंड 2 के लिए दे सकते। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि राउंड 2 होते होते आप कट ऑफ के पार पहुंच जाओ या आसपास हो जाओ। राउंड 3 राउंड 4 आपके तुक्के के लिए होनी चाहिए, राइट। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस करो तो टाइप ऑफ एमसीक्यू किस तरह के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिली मिस्टेक्स कैसे कम करनी है ये, और राउंड वाइज एक्यूरेसी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, राइट। ये वीडियोस आपको कुछ देख लेने चाहिए। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग करो। हम गलती ये करते हैं, मान लो हिस्ट्री में हमें 10 में से 6 नंबर मिल रहे हैं टेस्ट में, या 100 में से मान लो हमने 200 नंबर का टेस्ट दिया और 70 नंबर आ रहे हैं, पॉलिटी में 130 आ रहे हैं। हम कहते हैं चलो पॉलिटी तो ठीक है, हिस्ट्री को इम्प्रूव करते हैं। जहाँ आप 60-70% स्ट्रॉन्ग हो, टारगेट करो वहाँ 90% स्ट्रॉन्ग हो पाओ, राइट। स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, वीक एरियाज को कंट्रोल करना है, बस ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एरियाज को वीक नहीं बना लेना है, अदरवाइज आपके साथ वही होगा जो मेरे साथ मेंस में हुआ था, ठीक। देन यू हैव टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। अटेम्प्ट बढ़ाने से पहले एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही तो प्रीलिम्स छोड़ना भी एक बढ़िया डिसीजन हो सकता है। जो मैंने आपको वीडियो बताया था वो आप ज़रूर देखो। एक्यूरेसी बढ़ाने में सिली मिस्टेक्स और प्रोबेबिलिटी टेक्निक, इन दोनों का बड़ा रोल रहता है। कभी भी आप एग्जाम देते हो तो रियल टाइम प्रेशर में दो, एंड एक्चुअल वेदर कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो हमने 30 टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस वीडियो, तो आप प्रिपेयर्ड रहो कि एग्जामिनर आपसे हर बार कुछ ना कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए कहेगा। वहाँ पे 90% लोग मेंटली फेल हो जाते हैं। अगर आप वहाँ फेल हो रहे हो नए टाइप के क्वेश्चन देख के, देन यू आर आउट। वहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, जब भी न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए राउंड 0 एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो बेसिकली यहाँ आप मेंटली जीत जाते हो राउंड 0 में, राइट। जहाँ लोग अभी 10 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, उन्हें एक भी नहीं आ रहा है, आप 100 में से 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ठीक करके अपने मार्क्स भी ले चुके हो। देन सब्जेक्ट कंप्लीट करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए। हम करते हैं पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब करते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीट करने का ऑर्डर स्मॉल टू बिग होना चाहिए। रीज़न बता देता हूँ आपको। रीज़न है ये, एंशियंट हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन है, 135 क्वेश्चन मान लो पूछे हैं, या 135 क्वेश्चन पूछे हैं। इनके नोट्स भी छोटे हैं, पढ़ लो। आर्ट एंड कल्चर के नोट्स भी छोटे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। IR हम करंट अफेयर्स के भरोसे नहीं बैठ सकते, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के भरोसे नहीं बैठ सकते। साइंस टेक रिलेटिवली छोटा सब्जेक्ट है बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैप्स ये छोटा सब्जेक्ट है, आप करो। उसके बाद बड़े सब्जेक्ट पे जंप, क्योंकि मान के चलो जिस दिन आप बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर दोगे, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, टॉप 5 जो हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी,
एंड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली, उस दिन आप उन सब्जेक्ट से बाहर नहीं आ पाओगे। तो पहले छोटे छोटे सब्जेक्ट्स ज़रूर पूरे करो, या फिर टारगेट करो 1 महीने में 2 छोटे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने का। देन आजकल आपको पता है एआई यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, देखो एक तो आप इंस्टा पे देखते हो, इंडिया में एआई नहीं चल रहा है, एआई का यूज़ नहीं है। इंडिया में आपको अब्यूज़ ऑफ एआई दिखेगा, ठीक है। कुछ क्रिएटिव चीज़ के लिए यूज़ करना वो ठीक है, बट आप एक चीज़ समझो, जब आप प्रिपरेशन मोड में हो तो यू आर नॉट अ क्रिएटर, आपको क्रिएटर नहीं बनना है। अगर आप मान लो किसी नोट्स को लेकर समराइज कर सकते हो तो दूसरों ने भी कर ही दिया है, टेलीग्राम पे या इंटरनेट पे पढ़ा है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप कंपेयर करोगे, एआई में एक फैक्चुअल इश्यूज हैं, वो भी आप देखोगे फैक्ट्स करेक्ट करना। एआई को आप हेल्प की तरह यूज़ कर सकते हो, एआई को मास्टर नहीं बना सकते। एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री वर्सेस कॉम्पिटिटिव। एआई को आप अपना कॉम्पिटिटर मत बनाओ। टाइम एआई को अगर आप दे रहे हो तो उसको गूगल प्लस एआई अगर आप यूज़ करते हो देन इट इज़ गुड, लेकिन एआई डिपेंडेंट होके प्रिपरेशन करना डिफिकल्ट है। हर चीज़ का आंसर मिल जाता है एआई पे, ठीक है। एक घोड़े को आईएएस कैसे बनाया, आप ये भी क्वेश्चन डाल दोगे एआई पे, उसका आंसर दे देगा, बट उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना एक डिफिकल्ट टास्क है, टाइम टेकिंग टास्क है। एंड मेंस में फिर भी इट इज़ ओके, प्रीलिम्स में दिस इज़ नॉट ओके एट ऑल। तो आपको क्रिएटर नहीं बनना है। जिस दिन आप प्रिपरेशन मोड से चले जाओ एंड जब आपको हमसे कॉम्पीट करना हो या फिर किसी और आईएएस इंस्टीट्यूट से कॉम्पीट करना हो, उस दिन एआई का यूज़ करना शुरू करो। एआई को हेल्प की तरह यूज़ करो, नॉट एज मास्टर्स। आपकी बेसिक बुक्स हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, इतने आते हैं कि आपको नीड नहीं है। एक टाइम पे गूगल था, उसके बाद डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं यूपीएससी स्पेसिफिक, उन्होंने ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी, वहाँ पे आपका कंटेंट मिल गया। अब एआई है, कल की डेट में कुछ और आ जाएगा, सामने आपके खड़े होकर कोई बंदा बिल्कुल गाना गा देगा कि ये पॉलिटी ऐसे होती है, उससे क्या हो जाएगा, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो एंड में लेक्चर कंक्लूड करने से पहले मेंटल गेम पे बात करते हैं। एक तो हम कंपैरिजन मोड में नहीं जाएंगे कि तेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे इतने आ रहे हैं, वो नहीं करना है। सबकी प्रिपरेशन लेवल अलग हो सकती है, सबका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है अलग हो सकता है, सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, ठीक है। यूपीएससी ये कहता है कि अमीर गरीब, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है प्रिपरेशन पे। ये यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट्स का डेटा है कि लोगों को इतने अटेम्प्ट्स लगे जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। फीमेल को कम अटेम्प्ट लगते हैं, मेल को ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं, हिंदी मीडियम में और ज़्यादा अटेम्प्ट लग सकते हैं। कास्ट वाइज डेटा आपकी स्क्रीन। तो कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस पे काम करना है। जो न्यू स्ट्रेटजी के एक्सपेरिमेंट हैं वो बंद कर दो। सोशल मीडिया, रेडिट हो गया, कोरा हो गया, इंस्टा, ये सब बंद कर देने चाहिए। एंड जो आपका स्लीपिंग टाइम है वो आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। होपफुली इस लेक्चर में जो मुझे आपको मैसेज देना था दे दिया है। आई विल होप कि जो आप 10-15 मिनट इस वीडियो में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके एग्ज़ाम में कुछ रिजल्ट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे।